नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज बैच में, जिसके तहत आज हम जो है जीएस प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी करना है, आपको ये बताना है। और 12 अंकों का प्रश्न है। आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग की परीक्षाओं में जो पैटर्न है वो 8 अंक के प्रश्न आते हैं और 12 अंक के प्रश्न आते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो 12 अंकों के लिए है। और एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं और आप लोगों को भी अपनी परीक्षा में इसी तरीके से काम करना है कि ऐसा नहीं है कि बस एक बार प्रश्न पढ़े और जो थोड़ा वो समझ में आया आंसर राइटिंग करना शुरू करें। जब तक प्रश्न को खूब बढ़िया से समझ मत जाइए, उसकी डिमांड क्या है वो ना जान लीजिए, तब तक आंसर राइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि आप बिना प्रश्न को समझे भी आंसर राइटिंग करेंगे तो वो गलत डायरेक्शंस में जाएगा। आप 1 पेज 2 पेज लिखेंगे भी, आपका श्रम भी खर्चा होगा, आपको लगेगा भी अंदर से कि हमने आंसर लिख दिया, लेकिन उसमें जो है आपको अंक नहीं मिलेगा। यदि 12 अंक का है तो कायदे से तो अगर आप प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं लिख रहे हैं तो आपको 0 मिलना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर तरस खा करके 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक दे देता है, तो 2 नंबर से तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। तो इसीलिए प्रश्न को सबसे पहले खूब ध्यान से पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। जब प्रश्न को समझ जाइए, उसकी डिमांड क्या है, वो कितने डायमेंशंस में पूछा गया है, तब आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, इसी को बताना है। और यहाँ आपको ये स्पष्ट करना है कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र के लिए कितना अनिवार्य है, उसी पे ये प्रश्न है। और उसी पे आपको भूमिका देते हुए कुछ पॉइंट बताते हुए निष्कर्ष लिखना है। तो आइए एक संक्षेप में एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्तंभ होते हैं। मतलब आप लोग ये जान ही रहे होंगे कि जो भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें जो है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों से ही मिल करके सरकारें बनती हैं, शासन सत्ता संचालित होती है और तीनों की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत है और यहाँ लोगों को स्वायत्ता और स्वतंत्रता भी प्राप्त है एक लिमिट तक। तो वही आप बता रहे हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका अपने कामकाज में किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव से जो है वो मुक्त हो। देखिए, कार्यपालिका में तो हस्तक्षेप होता है विधायिका का, लेकिन न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है ताकि ये जो है मतलब कोई ऐसी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए कि अगले के लिए थ्रेट उत्पन्न कर दे। इसीलिए ऐसा चेक एंड बैलेंस की जो नीति अपनाई गई है, तो वही आप बता रहे हैं। फिर न्यायिक स्वतंत्रता केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता है, जिसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। चूंकि 12 अंक का प्रश्न था तो आपको थोड़ी सी भूमिका लिखने का एक स्पेस मिल जाता है कि आप 25 से 30 शब्दों तक लिख दीजिए। और वही मैंने किया है कि थोड़ा सा बताया है कि न्यायिक स्वतंत्रता की जो अनिवार्यता है वो क्यों अनिवार्य है, और फिर अब आगे इसको पॉइंट पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं संविधान का उल्लंघन न करें। मतलब अगर आप वर्तमान का उदाहरण लीजिए, यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वो कुछ नियम कानून लाती है और उसको क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका के द्वारा होता है, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब गुम्फित होते हैं। और यहाँ क्या है कि ये शासन सत्ता के शीर्ष बिंदु होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो कहीं इनके द्वारा कुछ ऐसे कदम न उठा लिए जाए कि जो वाकई में हमारे संवैधानिक जो तंत्र है, जो मूल ढांचा है, उसके अगेंस्ट जा कर के कोई काम न कर ले। तो इसलिए न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा गया है। और न्यायपालिका क्या करती है, इनके कार्यों की जो है वो रिव्यू करती है, समीक्षा करती है, और अगर उससे संविधान के दायरे का अतिक्रमण करता हुआ पाती है तो उसे निरस्त करने का भी अधिकार किसको प्राप्त है,
न्यायपालिका को प्राप्त है, मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनको प्राप्त है। वही आप बता रहे हैं, या लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। भाई अगर फंडामेंटल्स हमारे राइट्स हैं और सरकारें अगर उसको किसी तरीके से उसका हनन कर रही हैं, तो आपको तो अधिकार है आर्टिकल 32 या आर्टिकल 266 के तहत आप जा करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षक होती है। कि भाई अगर हमारे जो मूल अधिकार हैं, अगर न्यायपालिका न रहे तो ये तो फिर हम सरकार की एक तरीके से अनुकंपा पे हो जाएंगे कि वो हमारी चीज़ों को लेकर के कितना हमको सहूलियत दे रहा है। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का सरकार के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो वो हम हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सरकार के विरुद्ध जो है रिलीफ लेके आते हैं। मतलब ये सरकार पे अंकुश लगाने का काम करती है न्यायपालिका, वो भी रैशनल तरीके से। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो उस पर भी भाई ये पूर्वाग्रह तो इसमें रहेगा ही नहीं, क्योंकि सभी का एक उद्देश्य यही है कि जो हमारे संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका सुचारू रूप से पालन हो। और प्रत्येक अंग, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, इनका उद्देश्य भी यही होता है। लेकिन चूंकि सत्ता के साथ साथ मद भी आता है, अहंकार भी आता है और इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी रहती हैं। तो इसीलिए इस तरीके का प्रयास किया गया है। और यही आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोकतांत्रिक प्रणाली में। तो सबसे पहले तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक की भूमिका निभाता है। फिर न्यायपालिका ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से इन अधिकारों का दायरा बढ़ाया भी है। जैसे अगर देखा जाए तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को बरकरार रखा। मतलब जो पिछड़े आरक्षण की बात की गई तो इस वाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वाकई में ये वंचित लोग हैं और इन्हें जो है आरक्षण देने का व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरीके से नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में भी आप देखेंगे कि समलैंगिकता को जो है वो अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये आपके प्रीलिम्स का भी फैक्ट है। ये दोनों जो वाद हैं महत्वपूर्ण वाद हैं। और देखिए ये पीटी के ही फैक्ट्स हैं जिनका हम मुख्य परीक्षा में उपयोग कर रहे हैं। और आपको भी इसी तरीके से स्मार्ट काम करना है, क्योंकि जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे ये उम्मीद की ही जाती है कि प्रीलिम्स को लेकर के वो सहज होंगे। और प्रीलिम्स के फैक्ट का देखिए, आपको अतिरिक्त फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं होती। जो मुख्य परीक्षा के दौरान जो फैक्ट पढ़ेंगे वही प्रीलिम्स में काम आएंगे और उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये दो उदाहरण दीजिए कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है वो हमारे अधिकारों को और ज़्यादा जो है वो सुरक्षित और संरक्षित करने का जो है वो प्रयास कर रही है। और इन दो वाद के माध्यम से इसको आप दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, संस्थान के द्वारा टेस्ट सीरीज बैच चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के। और इसमें जो है अभी 8 तारीख से 8 मई से ही हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है जो पेपर 2 से है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन करें। और ये दोनों बच्चों के लिए है। जो बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए अब की बार मेंस पार सीरीज है। और जो बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच के, शून्य से शिखर बैच के हैं, उनके लिए भी ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस बैच को लेकर के सहज हैं या किस बैच में आप जाना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक दिन आपको प्रश्न दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके जो प्रश्न दिया जाएगा उसका आप मॉडल आंसर PDF में उसका लिख करके भेजेंगे उत्तर। इसी तरीके से ये चेक किया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो मॉडल आंसर इस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। इन दोनों टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कराए जाएंगे, PYQ होंगे और अति संभावित प्रश्न भी होंगे। मतलब करीब करीब आपके जो पेपर 1 से लेकर के 6 पेपर है मिला करके 500 प्लस प्रश्न हम आपको
यहाँ देंगे, और यदि आप उतना ही करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस बैच का लाभ उठाइए, इससे ज्वाइन करिए। अब अगला जो पॉइंट है कि एक लोकतांत्रिक समाज में विवाद और संघर्ष जो होता है वो परिहार्य है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका संघर्षों के सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण और वैध शासन जो है वो प्रदान करती है। कि भाई अगर समाज है तो समाज में कन्फ्लिक्ट भी होगा, अपने हितों को लेकर के समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, तो आपके समस्याओं का समाधान कौन करेगा? भाई प्रशासन, आप प्रथम दृष्टया प्रशासन के पास जाएंगे, लेकिन प्रशासन उस तरीके की न्याय करने में सक्षम नहीं होता। वो ठीक है, आपका मुकदमा दर्ज कर लेगा, FIR कर लेगा, लेकिन फाइनली वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास ही, और वहाँ आपके जो भी आपकी समस्या है उस पर पूरा एक तरीके से वाद प्रतिवाद के लोग रहेंगे, उस पर विमर्श होगा, डिस्कस होगा, और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और ये निष्कर्ष ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए तो आपका जो है यही फैसला हो गया। आपके पास पूरी सहूलियत है कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मतलब न्यायिक प्रक्रिया जो है वो त्वरित भी हो, और जो है वो त्वरित हो, तीव्र हो और सतत हो। मतलब ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे भारतीय न्याय प्रणाली में। और इसके लिए ये कब बहुत ज़्यादा दक्ष होगी, बहुत ज़्यादा कुशल होगी, जब ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रखेगी। तो वही आप यहाँ बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण की दिशा में भी न्यायपालिका जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं देश में, वो थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं भी अगर बहुसंख्यक आबादी है और वहाँ जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं तो उनको ये हमेशा डर लगता है। हालांकि भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि यहाँ हिंदू जो लोग होते हैं बहुत ही सहिष्णु होते हैं, और अपने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनसे बहुत भाईचारा से रहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक डर की भावना रहती है। और ये डर के समाधान का प्रयास कौन करता है? न्यायपालिका करती है, क्योंकि इनको ये लगता है कि संविधान के द्वारा यदि हमको कुछ शक्तियाँ, हमको कुछ अधिकार प्राप्त हैं, कुछ हमारे कर्तव्य हैं, कुछ हमारे अधिकार हैं, तो अगर उनकी चीज़ों का हनन होगा तो हम न्यायपालिका जाएंगे और हमको वहाँ जो है वो रिलीफ मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं कि मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम मामले में यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि तलाकशुदा महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसके पति की है। मतलब जैसे हिंदू में तो ये होता है कि अगर कोई भी पति अपने पत्नी से तलाक लेता है तो भरण पोषण के लिए वो उत्तरदायी है, उसको जो कोर्ट एक राशि तय करती है वो देना होता है। इसी तरीके से पहले मुहंडनों में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो आपको उसके भरण पोषण के लिए एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, और वो अमाउंट जो है वो कोर्ट तय करती है। और वो इस आधार पे तय करती है कि जो हस्बैंड होते हैं उनकी आय कितनी है, वो कितना मतलब उन अपने उपभोग पे खर्चा कर रहे हैं, कितना वो देने में कैपेबल हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर संविधान के प्रावधानों को बनाए रखने में एक स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून बना रहे। वही कि क्या है कि भाई हमारे देश में क्या है कि वर्तमान में यदि सबसे सुप्रीम कोई है तो वो हमारा संविधान है, और संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे इसको सुनिश्चित करने का प्रयास कौन करता है? वो न्यायपालिका करती है। किसके माध्यम से? वही मूल ढांचे का सिद्धांत जो केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और अगर वो मेरा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और उसमें मैंने पूरा केस हिस्ट्री ही पूरा डिटेल से मैंने कराया है। तो इसीलिए आप लोगों से एक सुझाव भी है कि आप लोग जो है निरंतर वीडियो को देखते रहें, क्योंकि जनरली होता क्या है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक भी रहता है। तो कुछ यहाँ और कुछ वहाँ की चीज़ें जब मिला के पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो ये आप देख लीजिए। फिर इसी तरह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायालय विभिन्न विचारधाराओं एवं सिद्धांतों को विकसित किया है, जैसे बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत आदि, और वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान।
मतलब अब आपने तो देखा है ना कि भाई न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व होना क्यों एक लोकतांत्रिक देश के लिए जरूरी है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए हो, चाहे वो आम जनमानस के लिए हो। किस तरीके से वो संविधान की सर्वोच्चता को जो है वो बनाए रखने में सारे प्रयास करते हैं। तो अब न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, इसके लिए भी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि उनको पता है कि अभी के जो लोग हैं वो तो बहुत राष्ट्रभक्त लोग हैं। जब संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, लेकिन वो दूरदर्शी लोग थे, वो जानते थे कि 150 साल के बाद ऐसे ऐसे माननीय आएंगे कि क्या कहा जाए। तो उन माननीयों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में ही जो है उन लोगों ने न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र करके रखा, ताकि जो है अब पूरी तरीके से स्वतंत्रता का आशय ये नहीं कि वो संविधान से ऊपर है, संविधान के दायरे में उनको भी रहना है। और अभी आप अगर इधर पेपर देख रहे होंगे तो एक जस्टिस हैं जिनके यहाँ खूब पैसा बरामद हुआ है, और दिल्ली के ही जस्टिस से नाम भूल रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अभी क्या है कि उनके खिलाफ अब पूरा है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो महाभियोग पारित होगा, और निश्चित तौर पे पारित होगा। क्योंकि अभी तक महाभियोग के माध्यम से किसी जस्टिस को हटाया नहीं गया है, तो ये भी वही काम करेंगे, इस्तीफा ही देंगे। तो ऐसा नहीं है कि संविधान के दायरे से ऊपर है, यदि कदाचार में आप लिप्त पाए जाएंगे तो आप पे भी महाभियोग की चीज़ें होंगी, कार्रवाई होंगी, या आपको स्वतः इस्तीफा देना पड़ेगा। संविधान तो सर्वोच्च है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका को जो है वो मनमाने तरीके से काम न करें, उसको नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसीलिए इसे संविधान में ही स्वतंत्रता दी गई है। इसके लिए सबसे पहला कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका द्वारा हस्तक्षेप न करना। मतलब संविधान में ही ये प्रावधान था कि जो न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें विधायिका की जो है वो दखलंदाजी नहीं होगी। और मोदी सरकार जब पहले कार्यकाल में थी तो वो एनजेसी वाला जो एक लेकर के भी आई थी न्यायिक सुधारों को लेकर के, और इसको जो है न्यायाधीशों ने इसी मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत कि भाई संविधान की ये चीज़ें अतिक्रमण कर रही हैं उसको खारिज कर देते हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वर्तमान में न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं, भाई भतीजावाद की चीज़ें हैं, और मतलब जो योग्य व्यक्ति हैं वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कुछ हद तक सरकार के भी जो आरोप है न्यायपालिका पे वो सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से गलत है। भाई सरकार की चीज़ों को नियंत्रित करने का भी और वो गलत चीज़ों के नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो दोनों हैं, दोनों के पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हैं। और चूंकि ये आपके प्रश्न की डिमांड नहीं है तो यहाँ इसको हम बहुत चर्चा भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसमें क्या है कि विधायिका जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर न्यायाधीशों के निश्चित कार्यकाल की व्यवस्था है। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 62 वर्ष तक जो न्यायाधीश होते हैं वो कार्यकाल पे रहेंगे, यदि वो कोई किसी कदाचार में लिप्त ना पाए गए। और उनको हटाने की भी प्रक्रिया क्या, महाअभियोग, मतलब वो बड़ी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है। तो कितनी ज़्यादा उनको सुरक्षा दी गई है अपने जॉब को लेकर के कि मतलब वो अगर बहुत अनैतिक ना हुए तो वो अपने पद पर बने रहेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो ये 65 वर्ष तक बने रहते हैं। फिर मौजूदा न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की उचित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे जब चाहे किसी को हटा दे, ऐसा नहीं होता है। फिर संसद न्यायाधीशों के आचरण पर जो है वो चर्चा नहीं कर सकती। सोचिए कि संसद को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि आप न्यायाधीशों के आचरण को लेकर के किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते हैं, सिवाय महाभियोग को छोड़ करके। यदि महाभियोग का प्रस्ताव आया है तब तो आपको चर्चा करनी ही होगी, क्योंकि उसी चर्चा के ही माध्यम से जो है वो उसके पॉजिटिव या निगेटिव में जाएंगे महाभियोग के। तो वो एक अपवाद है, नहीं तो वैसे आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर जो है कोई भी टिप्पणी आप नहीं कर सकते, ये आप बता रहे हैं। फिर भारत की संचित निधि पर वेतन और भत्ते का भार, जिसे विधायी अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि अगर सरकारें चाहें भी तो इनके वेतन भत्तों की किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनका जो वेतन भत्ता है वो भारत की संचित नीति पर भारित है, और जिसे विधायी अनुमोदन की आवश्यकता ही
नहीं होती है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जो यह सुनिश्चित करती है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी नागरिकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। और जब स्वतंत्रता की रक्षा की बात होगी तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो एक अनिवार्य शर्त हो ही जाती है, जो आपके प्रश्न की डिमांड थी। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना और कैसे बीच का पार्ट लिखना है, उसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, तो इससे तो आप लोग जरूर जुड़े। साथ ही साथ ये समृद्धि आईएएस का यूट्यूब है, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के द्वारा आगे बढ़ाना है। और दूसरा चैनल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, संदीप मिश्रा ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत से कंटेंट पड़े हुए हैं और निकट भविष्य में पढ़ते रहेंगे। और यदि हमारे किसी बैच से जुड़ना हो या हमसे बात करना हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।